माँ, आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर दूर क्यों चली गई? नहीं माँ, बहुत बुरी है, मुझे बहुत मारती है, यहाँ तक कि मेरी सौतेली बहन भी मुझे बहुत सताती है। माँ। 10 वर्षीय लाव्या अपनी स्वर्गवासी माँ के लाल लहंगे से लिपटी माँ के संग बिताई हुई सुनहरी स्मृतियों को याद करती हुई बिलक बिलक कर रोई ही जा रही। बेहिसाब रोने के कारण उस मासूम की आंखें लाल पड़ गई थीं। तभी उसकी सौतेली बहन काव्या वहां आकर कहती है, अरे ओ मेरी बिगबंगी बहन, जरा जल्दी से मेरा होमवर्क कर दे, और हाँ, एकदम साफ सुथरे अक्षरों में लिखना। काव्या, आखिर तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगी? बहुत जुबान चलाने लगी है तू। अगर तूने इसी समय लिखना शुरू नहीं किया तो मैं इस लहंगे को ले जाकर कूड़े खत्ती में फेंकाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना, ये लहंगा मेरी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। शाबाश, तुम्हारे मुंह से सयाना स्वर सुनकर अच्छा लगा। काव्या अपने कामों का बोझ बेचारी लव्या पर थोप कर चली जाती है। बेचारी काव्या का लेख लिखते लिखते सांझ की बेला सुनसान रात में ढल जाती है। नींद से बंधी लव्या की आंखें बोझिल हो रही थीं। अगर मैं अधूरी लिखाई छोड़कर सो गई तो काव्या मेरी माँ के लहंगे को मुझसे दूर कर देगी। बेबस बच्ची लगातार लिखे जा रही थी, मगर देर रात 2 बजते उसकी आंखें नींद के आगोश में चली जाती हैं। तभी एकाएक दीवार पर टंगा उसकी माँ के लहंगे में एक चमक चकाचौंध होती है, जिसके साथ साधारण दिखने वाला वो लहंगा सोने से जड़े सुनहरे लहंगे में तब्दील होते हुए पन्नों पर प्रकाशित होकर पुनः साधारण हो जाता है। अगली सुबह, कल रात में अधूरा काम छोड़कर सो गई, अब क्या होगा? लव्या घबराकर जैसे ही कॉपी खोलती है तो वो स्तब्ध रह जाती है। अरे, मैंने तो लिखाई पूरी की ही नहीं थी, तो आखिर ये अधूरा काम पूरा किसने किया? मेरा काम कंप्लीट हो गया? हाँ काव्या, सारा काम हो गया, ये लो। काव्या के जाते ही लव्या अपनी माँ के लहंगे को देखकर एक सुकून की सांस भरती है। तभी रेणुका की बुलाहट सुनकर वो डरी सहमी हुई रसोई में पहुंचती है। माँ, आपने मुझे पुकारा? अरे मनहूस, कितनी बार कहा है तुझसे कि अपनी काली जुबान से मुझे माँ मत कहा कर। मेरी सिर्फ इकलौती बेटी है काव्या। चल अब जल्दी से ये सारे बर्तन मांज। माँ, मुझे भी काव्या की तरह स्कूल जाने की बड़ी चाहत है, मेरा भी विद्यालय में दाखिला दिलवा दो। अरे बंद कर ये बकैती, खबरदार जो अपना मेल मेरी बेटी के साथ बिठाया तो चुपचाप चूल्हे चौके में निपुड़ो, समझी? जानती हो माँ, सौतेली माँ जानबूझकर मुझे चूल्हे चौके में उलझाए रहती हैं। घर की साफ सफाई से लेकर सभी काम मेरे जिम्मे सौंपकर खुद एक तिनका भी नहीं हिलती हैं। रेणुका के जाते लव्या खुद में ही बुदबुदाती हुई बातें बनाने लगती है। एकाएक बर्तन मांजते हुए तेज धारदार कटोरी से लव्या का हाथ बुरी तौर से कट जाता है। साथ ही उसके हाथों से खून का रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो दर्द में करहाते हुए कहती है, आह, मेरा हाथ, माँ, मेरा हाथ। अरे कौन सी आफत आ गई जो जानवरों की तरह जोर जोर से गला फाड़ रही है? माँ, मेरा हाथ कट गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बंद करिए दर्द का दिखावा और चुपचाप से काम कर। अगले 10 मिनट में सारे बर्तन चकाचक नहीं दिखे ना तो मार मार कर तेरी कोमल कोमल चमड़ी को काला करके रख दूंगी। लव्या के पास अपनी सौतेली माँ की शर्त मानने के सिवा दूजा कोई चारा नहीं था। वो रोती और चीखती रही, मगर रेणुका ने उससे मुंह फेर लिया। देर रात वो अपनी माँ के लहंगे से लिपटकर अपने दुख दर्द की दास्तान कहती है। माँ, आज अगर आप जिंदा होती तो मेरा जीवन इस फर्श की जगह अर्श पर होता। निष्दिन नहीं माँ, और मेरी सौतेली बहन मेरे संग सैकड़ों सताओं करती है, मुझे आपकी कमी खलती है। आंसू बहाते बहाते लव्या हाथ पसारे सो जाती है। तभी उसे लिपटा हुआ लहंगा एकदम से जादुई सुनहरे सुंदर लहंगे में बदलता है और अग्नि जैसी तेज ज्वाला निकलकर जिस पल ही लव्या के जख्मी हथेलियों में समाहित होती है, उसका हाथ साफ तौर से भला चंगा हो जाता है। सूरज की किरण फूटने के साथ सुबह हो जाती है। अरे ये मेरे हाथों का दर्द कैसे गायब हो गया? अरे ये मेरे हाथों पर लगा जख्म कहाँ गया? एक ही रात में इतना गहरा जख्म कैसे भर सकता है? मैं जानती हूँ माँ, मेरे जख्मों पर मरहम आपने ही लगाया होगा। समय के साथ दिन, सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने कई सालों में बदल जाते हैं, मगर आज भी लव्या अपनी माँ के लहंगे से लिपटी अक्सर बातें किया करती है।
आज भी वो अपनी माँ के लहंगे को लिए हुए कहती है। देखते ही देखते कैसे 10 साल बीत गए, पता ही नहीं चला माँ। आपकी बेटी पूरे 20 बरस की हो चुकी है माँ। अब आपकी बचकानी लाव्या सयानी हो चुकी है। लव्या को बातें करता देख 18 साल की काव्या कड़वे शब्द में कहती है, जब देखो अपनी मरी हुई माँ के इस लहंगे को लिए लोथ की तरह पड़ी रहती हो। दूजा कोई काम धाम नहीं है क्या तुम्हें? काव्या, तुम जब मुंह खोलती हो तो जहर ही क्यों घोलती हो? क्या कहा? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं? ठहर, अभी माँ से कहकर तेरी सारी हेकड़ी निकलवाती हूँ। माँ, माँ, जरा यहाँ तो आना। अरे क्या हुआ मेरी लाडली बिटिया को? माँ ये बिन बात के मुझे सुना रही है। मैंने सिर्फ इतना कहा कि रसोई में जाकर माँ का हाथ बटा, तो ये मुझ पर बिना बात के बिगड़ गई। मेरी प्यारी लाडो रानी, तू अपना खून क्यों जलाती है? इसकी बोलती तो मैं बंद करती हूँ। खबरदार, जो आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब मैं 10 साल की बेबस बच्ची नहीं रही जो आप दोनों के जुल्म सताव सहती रहूंगी। आप हमेशा सिर्फ काव्या को पक्षधारी करती रही, ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी सगी बेटी है ना? मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की परछाई को खोजा, मगर आपने निष्दिन सैकड़ों बार मेरे साथ सौतेलापन दर्शाया। लव्या की सच्ची बातें रेणुका के दिल को भेदती हैं और वो सीख के झाड़ू से उसे शरीर को कुरेदते हुए कहती है, सत्यानाश हो तेरा सपोलन। इस दिन के लिए मैंने तुझ यतीम को इस घर में रखा। तेरा बोलबाला मेरे भीतर फांस की तरह चुभ रहा है। अगले 1 सप्ताह तक तू इस कोठरी में बंद रहेगी। मैं भी देखती हूँ बिना दाना पानी कैसे कटेगा सप्ताह भर का सफर। रेणुका लव्या को उसके लहंगे समेत कोठरी में बंद कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के मारे लव्या का चेहरा कुम्भलाकर पीला पड़ गया था। उसके सोते ही लहंगा जादुई अक्ष में उतरकर काली कोठरी को रोशनी से उजागर करते हुए अपने भीतर से 56 भोग देता है। सवेरे 4 बजे लव्या की आंख खुलने पर वो कहती है, कोठरी तो बाहर से बंद है, फिर ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? माँ, मैं जानती हूँ कि ये आप ही हैं। माँ, सामने आइए माँ। एकाएक लहंगा जादुई सुनहरे लहंगे के सांचे में ढलता है, जिसमें लव्या की माँ का अक्ष साफ तौर से दिखाई देता है। लव्या, मेरी बेटी, इतने सालों से आप मेरे संग थी और मुझे जरा भी आभास ना था। लाव्या, इस लहंगे में मेरा साया हर वक्त तुमसे लिपटा हुआ था, मगर मेरे जाने की घड़ी आन पड़ी है। ये जादुई लहंगा उपहार के तौर पर मेरा आशीर्वाद है। ये तुम्हें वो सारी चीजें मुहैया कराएगा जिसके खातिर तुम सालों से अपनी सौतेली माँ पर आश्रित थी। जाओ लाव्या, इस जादुई लहंगे के साथ इस नर्क के दलदल की दुनिया से दूर जाकर नया बसेरा बनाओ। इसी के साथ लहंगे से लता की आत्मा ज्योति के रूप में निकलकर विलुप्त हो जाती है। तभी जादुई लहंगे में से सैकड़ों सुनहरे सिक्के खनकते हुए जमीन पर बरसते हैं। लव्या उन सिक्कों को छोड़कर जादुई लहंगे के संग जाते हुए कहती है, ये सिक्के मेरी सौतेली माँ के काम आएंगे। अपने जादुई लहंगा से मैं प्रत्येक विपत्तियों से लड़कर लाजवाब जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। उस रात लव्या जादुई लहंगे के साथ उस घर का त्याग करके दूसरे शहर आकर नया बसेरा बनाकर न सिर्फ खुद जीवन जीती है, बल्कि जादुई लहंगे से बेबस और मसलूब लोगों की मदद भी किया करती है। जादुई सोने का हाथी। एक हरियापुर के छोटे से गांव में एक शगुन नाम की लड़की एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। कहाँ गई तुम नथु? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम जहाँ कहीं भी हो वापस लौट आओ। वो बेचारी रो ही रही होती है कि इतने में कुछ गांव के लोग भागते हुए उसके पास से गुजरते हैं। अरे अरे भागो रे भागो, अरे अपनी जान बचाकर भागो, अरे वो जादुई सोने का हाथी आ गया है, पूरे गांव में तबाही मचा रहा है, सभी अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। ये सुनते ही शगुन उठ खड़ी होती है और वहां से चल देती है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसे गांव के अंदर एक सुनहरा सोने का हाथी दिखाई पड़ता है, जिसे देखते ही शगुन उसके पास जाती है। शांत हो जाओ नथु, शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। आखिरकार तुम लौट आए। शगुन को देखते ही विशाल सोने का हाथी उसके सामने झुक जाता है और अपनी सूंड से चारों तरफ सोने के सिक्के बिखेरने लगता है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मैं जानती हूँ मुझे देखकर तुम्हें बहुत खुशी मिली है। चलो, माँ पिताजी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था। ये गांव वाले मुझे जबरदस्ती पकड़ कर लेकर गए थे।
इन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। शगुन अपने जादुई सोने के हाथी को लेकर वहां से चलने लगती है। आखिर वो हाथी घबरा कर गांव वालों को क्यों मार रहा था और गांव वाले उसे चुराकर कहां लेकर गए थे? आखिर वो जादुई हाथी आया कहां से? चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। अरे बेटी शगुन, कहाँ हो बेटा? तुम जल्दी से आओ, चलो जंगल चलकर लकड़ियाँ तोड़ कर लाते हैं। अरे वाह पिताजी, आज आप लकड़ियाँ तोड़ने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, बहुत मजा आएगा। शगुन अभी 8 साल की होती है। कौशल उसे जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए ले जाता है। वहीं घर पर कौशल की पत्नी बीना खाना बना रही होती है। शगुन जंगल में जाकर यहाँ वहाँ प्यारे प्यारे फूलों को इकट्ठा करती रहती है। अरे बेटा, इतने सारे फूल इकट्ठे कर लिए तुमने। चलो घर चलते हैं, मैंने लकड़ियाँ तोड़ ली। कौशल अपनी बेटी शगुन को लेकर जा ही रहा होता है कि इतने में उसे एक हाथी के बच्चे की आवाज आती है। अरे पिताजी, यहाँ किसी हाथी के बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ बेटा, मुझे लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलो देखते हैं। कौशल जंगल के हाथी के बच्चे की आवाज के पीछे चलने लगता है। तभी उसे एक गड्ढे के अंदर छोटा सा हाथी दिखाई पड़ता है। अरे ये बेचारा तो यहाँ पर फंस गया है। बेटा, हमें इसे बाहर निकालना होगा। कौशल हाथी को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो हाथी कौशल से कहता है, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह पिताजी, ये हाथी तो बोलता भी है। अरे तुम एक हाथी होकर बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक जानवर हो ना? मैं एक मायावी जानवर हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। वो शक्तियाँ मुझे जंगल के देवता ने दी थी ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं और जंगल को बचा सकूं। तो फिर मुझे भी दिखाओ अपना जादू, मुझे भी तुम्हारा जादू देखना है। शगुन के इतना कहते ही हाथी सोने के हाथी में बदल जाता है और अपनी सूंड से सोने के सिक्के निकालता है। अरे वाह, तुम तो सच में एक सोने के जादुई हाथी हो। पिताजी, क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? लेकिन बेटा, इस हाथी की बिना मर्जी के हम इसे कैसे लेकर जा सकते हैं? मैं आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। कौशल और शगुन उस जादुई सोने के हाथी को अपने साथ घर ले आते हैं, जिसके बाद बीना हाथी को देखकर कहती है, अरे हमारे घर में हमारे खुद के खाने के लाले पड़ रहे थे और आप हो कि इस हाथी को भी ले आए। अब इसका पेट कैसे पालेंगे हम लोग? कौशल और शगुन बीना को जादुई हाथी के बारे में बताती हैं, लेकिन बीना को उनकी बातों का यकीन नहीं होता, जिसके बाद जादुई हाथी सोने के हाथी में बदलकर अपनी सूंड से सोने के सिक्के निकालकर दिखाता है। मैं कोई मामूली हाथी नहीं हूँ, मैं हूँ सोने का जादुई हाथी। उस दिन के बाद से शगुन और हाथी का बच्चा दोनों एक साथ रहने लगते हैं। शगुन हाथी के साथ खेलकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जादुई हाथी अपने जादू से उनकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक कर देता है। कुछ ही समय बाद खेलते कूदते वे दोनों काफी बड़े हो जाते हैं, लेकिन कौशल गांव वालों से जादुई सोने के हाथी के बारे में सारी बात छुपा कर रखता है। लेकिन इस बात का पता गांव के एक आदमी को चल जाता है। अरे देखो कौशल भाई, बात अगर हम दोनों के बीच रहे तो काफी अच्छा होगा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि सोने की जादुई हाथी से थोड़ा बहुत मुनाफा मुझे भी होता रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपने नत्थू को किसी के लिए गलत इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। अरे चले जाओ यहाँ से। तुमने मुझे ना किया, अरे इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही होगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। निर्मल धीरे धीरे पूरे गांव में जादुई सोने के हाथी के बारे में अफवाह फैला देता है, यहाँ तक कि वो गांव के मुखिया को भी भड़का देता है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए वो कौशल का बच्चा इतनी जल्दी अमीर हो गया। वो हाथी तो मेरे पास होना चाहिए। रातों रात मुखिया अपने गुंडों को भेजकर हाथी को बेहोशी का इंजेक्शन लगवा देता है और उसे किसी तरह उनके घर से चोरी करवा देता है, जिसके बाद मुखिया जादुई सोने के हाथी को जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली के अंदर लेकर आता है, जहां एक बहुत बड़ा पिंजरा होता है। अरे चल मेरे हाथी, अब तू अपना जादू दिखा और सोने का बनकर मुझे सोने के सिक्के दे। सोने का जादुई हाथी उसकी एक नहीं सुनता
जिसके बाद मुखिया को गुस्सा आता है और वो अपने गुंडों से कहकर उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगता है। अरे मत मारो मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आखिर मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अरे वाह, तुम बोल भी सकते हो। मैं तो जानता ही था कि तुम जादुई हाथी हो। अब जल्दी से सोने के सिक्के निकाल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरा जादू केवल अच्छे और बुरे लोगों के लिए ही इस्तेमाल होता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, जादू काम नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही मुखिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो खुद भी बेचारे हाथी को कोड़े मारने लगता है। जिसके बाद हाथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में पूरे पिंजरे को तोड़ देता है। जादुई सोने के हाथी का गुस्सा उसे और भी विशाल बना देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है और गांव में पहुंच जाता है। अरे भागो भागो यहाँ से, अरे हमारे गांव में विशाल हाथी घुस आया है, अरे अपनी अपनी जान बचाओ, अरे भागो। हे भगवान, इतना विशाल हाथी, लेकिन इसका रंग सोने का क्यों है? अरे बहन, ये वक्त पूछने का नहीं, अपनी जान बचाकर भागने का है। अरे चलो यहाँ से चलो, नहीं तो यह हाथी किसी को नहीं छोड़ेगा। लोगों की भगदड़ देखकर बेचारी रोती हुई शगुन पेड़ के नीचे से उठकर जाती है, जिसके बाद उसे उसका हाथी मिल जाता है और वो उसे प्यार करने लगती है। जिसके बाद शगुन हाथी को शांत करके अपने माता पिता के पास लेकर जाती है। पिताजी, पिताजी, कहाँ हो आप? देखो, हमारा नत्थू वापस आ गया है। तभी कौशल और बीना घर से निकलकर बाहर आते हैं, जहां उन्हें नत्थू एक विशाल आकार में दिखाई पड़ता है। जैसे ही नत्थू कौशल और बीना को देखता है, वो फिर से खुशी के मारे झूमने लगता है। जिसके बाद उसकी सूंड से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे वाह नत्थू, तुम तो आज सोने के सिक्के की बारिश करती जा रही हो। मुझे लगा कि अब मैं फिर कभी आपसे नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मेरे गुस्से से मेरी शक्तियां और बढ़ गईं। अरे तुम्हें वापस अपनी आंखों के सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से वापस जंगल की रखवाली के लिए चले जाना चाहिए, क्योंकि अब हम तुम्हें नहीं रख पाएंगे। तुम्हारा आकार भी बहुत बड़ा हो गया है। आप सही कहते हो, जंगल ही मेरा घर है और मुझे वहीं रहना चाहिए। कौशल और शगुन दोनों मिलकर जंगल के अंदर नत्थू के लिए बहुत बड़ा घर बनाते हैं, जिसके बाद नत्थू उसी में रहने लगता है। गांव के किसी भी गरीब व्यक्ति को मदद की जरूरत पड़ती तो वो सभी जंगल में नत्थू के पास चले जाते। अब नत्थू से पूरा गांव बहुत खुश होता है और उसको पूजने लगता है।